लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस करीब 330 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारने वाली है। देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस सिर्फ इतनी सीटों पर ही कैंडिडेट उतार रही है। इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस का कहना है कि ये हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि रणनीति है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो 20 साल पुराने 2004 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तब भी हम गठबंधन में उतरे थे और उस दौर में भी कहा गया था कि हम अपने इतिहास में सबसे कम सीटें लड़ रहे हैं। तब हमने अपने साथियों के लिए सीटें छोड़ी थी और जब नतीजे आए तो आपने देखा कि सरकार बदल गई। हालांकि ये आंकड़ा तो 2004 के मुकाबले भी काफी कम है। तब कांग्रेस ने 417 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इसके बाद 2009 में वह 440 सीटों और 2014 में 464 पर उतरी थी। फिर 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर ही मुकाबला किया और अब ये संख्या उसके इतिहास की सबसे कम है, जब करीब 330 पर ही कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अपने साथियों से सीटों का समझौता कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि आप मेरे शब्दों को याद रखिएगा, 2024 में भी स्थिति 2004 के जैसी ही है। हमने जानबूझकर इन सीटों में कम सीटें ली हैं। हम चाहते हैं कि एक प्रभावी गठबंधन तैयार हो। इस चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। हमें चुनाव के बाद किसी और दल या फिर एनडीए के फ्लॉप होने वाले साथियों की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने तो पूर्वोत्तर तक में बीजेपी से मुकाबला करने वाले क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। दरअसल कांग्रेस को एक उम्मीद 2004 वाले लोकसभा चुनाव नतीजों जैसी। वो भी एक वक्त था जब शाइनिंग इंडिया का नारा बीजेपी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा था और दिखाने के लिए कई सारी विकास परियोजनाएं। लेकिन उन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से एक नारा निकला, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। गरीबी पर फोकस रहा, महंगाई को मुद्दा बनाया गया और आजाद भारत का एक बड़ा उलटफेर वाला चुनावी नतीजा सामने आया। उस चुनाव में एनडीए का सीटों का आंकड़ा सिर्फ 181 पर ही सिमट गया। वहीं यूपीए ने बाजी मारते हुए 218 सीटें जीत ली। अब उन नतीजों को ही देखने के बाद राहुल गांधी को लगता है कि 2024 में भी इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अब एक बार 2004 वाले फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। 2004 में सोनिया गांधी जैसा एक बड़ा और विश्वसनीय चेहरा उसके साथ था। उस समय जमीन पर यह नैरेटिव सेट हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक सशक्त महिला खड़ी हुई है। उस चुनाव में सभी को हैरान करते हुए यूपीए ने सरकार बनाई थी। बात अगर 2004 के नतीजे की हो तो उस चुनाव में सोनिया गांधी का एक और फॉर्मूला काफी कारगर साबित हुआ था। उस फॉर्मूले के तहत राज्य दर राज्य कांग्रेस ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाया था। वो गठबंधन रणनीति के लिहाज से काफी सटीक साबित हुए। अब ये फॉर्मूला 2004 में जरूर काम किया, लेकिन 20 साल बाद जमीन पर स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इन 20 सालों में सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आ गया है कि कांग्रेस अब उतनी मजबूत नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। जिन राज्यों में पहले उसकी सरकार थी वहां पर अब वो विपक्ष की भूमिका में मुश्किल से खड़े हुए दिखाई देती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तो उसका सुपड़ा पूरी तरह साफ हो चुका है। इसके ऊपर इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एनडीए के लिए 400 प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो उसे पूरा करने के लिए जमीन पर खुद पीएम मोदी और अमित शाह लगे पड़े हुए हैं। उस रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। बूथ लेवल के नेताओं तक को मुख्य धारा में लाने का काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसके बड़े चेहरे लगातार उसे छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही के दिनों की बात करें तो गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने देश की सबसे पुरानी पार्टी से हाथ छिटक लिया। इसके ऊपर इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अंदरूनी कलेश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कई सीटों पर अभी भी आम सहमति नहीं बन पाई है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो नीति पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है, ये तमाम वो फैक्टर है जो बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस की तुलना में अपर हैंड देने का काम कर रहे हैं।